अगर आप लोग भी संस्कृत के ओरिजिन और उसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। संस्कृत ओरिजिन में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट। संस्कृत जो है हमारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का एक पार्ट है। अब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली क्या है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं प्रोटो इंडो यूरोपियन क्या होता है। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ये एक रिकंस्ट्रक्टेड एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है जिससे कि सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस पनपी हैं। ये वो लैंग्वेज है जिसका हमारे पास कोई भी डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स ने सारी डिसेंडेंट लैंग्वेजेस की सिमिलैरिटीज़ के बेस पे इतना अनुमान लगा लिया है कि PIE यानी कि प्रोटो इंडो यूरोपियन किस तरीके से साउंड करती थी और कैसे फंक्शन करती थी। ये भी माना जाता है कि ये 4500 से 6000 साल पहले तक बोली जाती थी। ओरिजिन में सेकंड पॉइंट आता है वैदिक संस्कृत। ये संस्कृत का सबसे शुरुआती फॉर्म है जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, और हमारे वेद इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिखे हुए हैं। वेद हमारे भारत का सबसे ज़्यादा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में से एक है। ये माना जाता है कि वेद 1500 से 500 BCE के बीच में लिखे गए हैं। अब हम ये समझते हैं BCE क्या है। BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ये टर्म यूज़ किया जाता है उन सभी वर्षों को बताने के लिए जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले के हैं। इसी को हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अब हम समझते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये वो कैलेंडर है जो कि आज बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। इसको बनाया था पॉप ग्रेगोरी ने सन 1582 में। ये बनाया गया था जूलियन कैलेंडर जो कि बहुत पहले यूज़ होता था उसको रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ मिसअलाइनमेंट थी 16 ईयर्स को लेकर। अब हम वापस आते हैं वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली स्ट्रक्चर्ड ग्रामर यूज़ होती थी और इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था रिलीजियस, पोइटिक और फिलोसफिकल पर्पसेस के लिए। अब हम बात करते हैं संस्कृत के डेवलपमेंट के बारे में। इसमें मैं 2 पॉइंट कवर करूंगा, क्लासिकल संस्कृत और लिटरेचर इन संस्कृत। सबसे पहला पॉइंट है क्लासिकल संस्कृत। 3वीं सेंचुरी BC तक वैदिक संस्कृत इवॉल्व हो चुकी थी क्लासिकल संस्कृत में, और क्लासिकल संस्कृत कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है वैदिक संस्कृत का, जैसा कि पनीनी डिस्क्राइब करते हैं। पनीनी कौन थे? पनीनी संस्कृत ग्रामेरियन थे। क्लासिकल संस्कृत सभी लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस और रिलीजियस टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज बन चुकी थी। अब हम बात करते हैं लिटरेचर इन संस्कृत। भारत की बहुत सारी एपिक एंशिएंट टेक्स्ट बुक जैसे कि महाभारत, रामायण, ये सभी संस्कृत में मिलेंगी। सभी साइंटिफिक, मेडिकल एंड मैथमेटिकल नॉलेज को क्रिएट करने में इस लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहा है, नोटेबली इन टेक्स्ट बुक लाइक आयुर्वेद, ज्योतिष एंड संस्कृत ड्रामास। अब मैं बात करूंगा संस्कृत भाषा के डिक्लाइन और उसके प्रिजर्वेशन के बारे में। इसमें मैं 2 पॉइंट कवर करूंगा, डिक्लाइन इन यूसेज एंड प्रिजर्वेशन एफर्ट्स। तो डिक्लाइन इन यूसेज, जैसे जैसे समय बीतता गया, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड, संस्कृत भाषा का एज अ स्पोकन लैंग्वेज होना कम होता चला गया। बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि प्राकृत। प्राकृत क्या थी? प्राकृत एक संस्कृत भाषा का बहुत ही ईजी वर्जन, और बाद में हिंदी, बंगाली और बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस इमर्ज कर चुकी थी, और वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डोमिनेंट भी हो चुकी थी। इस्लामिक रूल और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से भी संस्कृत लैंग्वेज का डिक्लाइन हो गया, क्योंकि सभी गवर्नमेंटल और पब्लिक अफेयर से उस भाषा को हटा दिया गया था। अब मैं बात करता हूँ प्रिजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में। डिस्पाइट कि संस्कृत एज अ स्पोकन लैंग्वेज डिक्लाइन हो चुकी थी, संस्कृत सभी स्कॉलरली और रिलीजियस परस्यूट्स के लिए आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सभी एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स को प्रिजर्व किया गया है संस्कृत भाषा में, और उनको पढ़ा भी संस्कृत भाषा में ही जाता है। संस्कृत आज भी बहुत सारे रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस की एक लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं संस्कृत इतना मैटर क्यों करती है। संस्कृत एक केवल ऐतिहासिक लैंग्वेज ही नहीं है, बल्कि हमारे भारत के इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक सेंट्रल पार्ट भी है। इसके अध्ययन से न कि सिर्फ ऐतिहासिक भारत के फिलॉसफी, लिटरेचर और साइंस का ज्ञान मिलता है, बल्कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी की भी नॉलेज मिलती है। अब हम बात करते हैं हम लोग कैसे संस्कृत को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इनकॉर्पोरेट संस्कृत इन स्कूल्स। हम लोगों को स्कूल्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो संस्कृत भाषा को अपने करिकुलम का पार्ट बनाएं, बच्चों के बहुत छोटी उम्र से, ना कि सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज के फॉर्म में, बल्कि एक ऐसे मीडियम के फॉर्म में
जिससे कि हम सभी एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स को और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस को समझ सकें। सेकंड पॉइंट है संस्कृत कैंप्स एंड वर्कशॉप्स। हमें समर कैंप्स, वर्कशॉप्स और ऐसे लैंग्वेज इमर्जन प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जो कि केवल बच्चों की ही नहीं बल्कि एडल्ट्स की भी मदद करे संस्कृत लैंग्वेज को सीखने में। तीसरा पॉइंट है ग्रास रूट मूवमेंट्स। हमें लोकल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना चाहिए जहाँ पे कि कम्युनिटीज़ एक साथ इकट्ठी हो सके संस्कृत लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए थ्रू क्लब्स, डिस्कशन ग्रुप्स और स्टडी सर्कल्स। चौथा पॉइंट है संस्कृत लैंग्वेज फोरम्स। हमें ऑनलाइन फोरम्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स क्रिएट करने चाहिए जो कि सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज को डेडिकेटेड हो, जहाँ पे कि लोग आ सकें, संस्कृत लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें और अलग अलग रिसोर्सेज शेयर कर सकें। तो आइए हम सब लोग मिलकर संस्कृत भाषा को रिवाइव करने का प्रण लें और कोशिश करें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा संस्कृत भाषा का उपयोग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशंस आती रहे।